इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। देखिए, बिल्कुल आम लोगों को ही इन चीजों का लाभ पहुंचा है। अगर हम बात करें सूचना के अधिकार की, राइट टू इंफॉर्मेशन से ही लोगों के हाथों में वो ताकत आई है कि वो जो भी सूचना चाहते हैं सरकारी दफ्तरों से वो उनको मिल सकती है। इसी से जो है भ्रष्टाचार भी कम हो, उसके लिए भी इसी के माध्यम से लोगों ने भ्रष्टाचार के ऊपर भी अंकुश किया है। तो इसलिए ये सारी की सारी, आप जो मनरेगा की मैं बता रहा था, इससे सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं उनको जो है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए है कि न्यूनतम वेतन जो पहले देश में 50 रुपए था, कहीं 100 रुपए था, आज जो है हरियाणा के अंदर तो 236 रुपए है और पूरे देश के अंदर इसके कारण जो है लगभग 200 रुपए प्रति व्यक्ति के करीब ये पहुंच चुका है। तो इसलिए जितनी भी मैं स्कीम्स ये कह रहा हूं, इससे लोगों की भलाई के लिए है। अगर भूमि अधिग्रहण बिल की हम बात कर रहे हैं तो उससे जो है अगर सरकार किसी की भूमि अगर अधिग्रहण करेगी उसको उसका उचित मुआवजा मिलेगा, जो भी बाजार का भाव है उसे 4 गुना मिलेगा। आपने महंगाई की बात की, हमारी सरकार ने किसानों से 14 रुपए किलो में आज गेहूं खरीद रही है और 2 रुपए किलो के अंदर गेहूं जो है देश की 65% आबादी को 2 रुपए किलो के अंदर दे रही है। तो हमारी तरफ से हमने हर प्रयास किया है कि हर वर्ग का हम ख्याल रखें, खासकर आम आदमी का, खासकर जो है जिनको हमारी जरूरत ज्यादा है उनके लिए हमने ज्यादा प्रयास किया है कि उनके हम ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद कर सकें। जिंदल साहब, हम आपके लोकसभा क्षेत्र पर बात करते हैं। विपक्षी इन दिनों एक बात खूब कह रहे हैं, अपने प्रचार में खुलकर कह रहे हैं कि नवीन जिंदल वादे पूरे न करने के लिए जाने जाते हैं। वो बाकायदा लिस्ट भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में हवाई पट्टी निर्माण का वादा था, पूरा नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र से यमुनानगर रेल मार्ग का वादा था, पूरा नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र को एजुकेशन हब बनाने की बात आपने कही थी, लेकिन 100 किलोमीटर दूर सोनीपत में ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी खोली गई, वहीं एक लॉ कॉलेज भी खोला गया, कुरुक्षेत्र को कुछ नहीं मिला। एक मॉडल रेलवे स्टेशन की बात कही गई थी, वो भी पूरा नहीं हुआ। क्या लगता है, विपक्षी जो कह रहे हैं वो सही है या कम चीजों को ज्यादा बनाकर दिखाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए विपक्षियों से और हम आशा भी क्या कर सकते हैं कि वो चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो मैंने कभी जो है हवाई पट्टी की बात मैंने कुरुक्षेत्र के लिए मैंने नहीं कही। और हवाई पट्टी जो है हमारे से 30 किलोमीटर दूर करनाल है, करनाल के अंदर पहले से ही हवाई पट्टी है। अगर इसके अंदर जो है हजारों एकड़ जमीन, अगर किसानों की उपजाऊ जमीन अगर हवाई पट्टी में जाती है तो मैं नहीं समझता कि उसकी इतनी कोई आवश्यकता है। दूसरी जो रेल लाइन की बात कही, इसके लिए जरूर मैंने कहा था कि इसके लिए मैं प्रयास करूंगा और मैंने पूरा प्रयास किया भी है कि कुरुक्षेत्र से यमुनानगर तक की रेल लाइन का। और इसको मैंने हर बार मैंने पिछले 10 वर्षों के अंदर कम से कम भी 15-20 बार इसको संसद में उठाया है। हर मंत्री से मिला हूं, हर चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मैं मिला हूं। मैं इसके लिए प्रयासरत हूं। आज उसकी फिजिबिलिटी, उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करवाई थी, उसमें आज फिजिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन हो सकता है भविष्य में ये फिजिबिलिटी बने। लेकिन विपक्ष आपको ये नहीं बोलता कि पिछले 40 सालों से एक मांग थी कि कैथल को दिल्ली से ट्रेन के द्वारा, सीधी ट्रेन के द्वारा जोड़ा जाए, और वो सपना आज साकार हमारा हो चुका है। तो इसलिए जो काम हुए हैं उसके बारे में कोई नहीं बोलता। विपक्ष वाले जो है सिर्फ एक ये झूठा प्रचार करने का प्रयास करते हैं। और मैंने जितना हो सकता है, जितनी मेरे में समझ है, मैंने अच्छा करने की कोशिश की है लोगों के लिए।
जिंदल साहब एक और आरोप जो आप आपने पर लगता एजुकेशन है के हब की बात कही जी। आज भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नाम है जी। और मैं अपने आप को सिर्फ कोई कुरुक्षेत्र तक मैं सीमित नहीं हूं। हरियाणा पूरी की पूरी हरियाणा जो है मेरी कर्म भूमि है। जो यूनिवर्सिटी हमने सोनीपत में खोली, हमने जिंदल साहब की याद में, मेरे पिताजी की याद में हमने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी बनाई सोनीपत के अंदर। जी। और सोनीपत में इसलिए बनाई क्योंकि उसको दिल्ली के नजदीक होना जरूरी था कि बहुत से लोग जो है प्रोफेसर्स और टीचर्स, अच्छे टीचर्स, वो दिल्ली में रहना चाहते हैं, दिल्ली से ताकि आ सकें, जजेस दिल्ली से आकर के वहां पे कर सकें। तो उसके कुछ कारण थे कि उसको हमें एनसीआर रीजन में रखना था, इसलिए हमने उसको सोनीपत में रखा। और वो जो यूनिवर्सिटी है वो कोई कमाई के लिए नहीं है, वो सिर्फ उच्च शिक्षा, अच्छी क्वालिटी की उच्च शिक्षा लोगों में दे, उसके लिए हमने उसको बनाया। तो उन्होंने किसी काम को सराहा। अगर आदमी, हो सकता है मैंने कुछ गलतियां भी की हो, लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए होंगे। अगर विपक्ष अगर सही में अगर निष्पक्ष है तो फिर उनको मेरे अच्छे काम भी गिनवाने चाहिए, लेकिन उन्होंने अच्छे बारे में तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। जिंदल साहब विपक्ष न गिनवाए लेकिन हम गिनवा देते हैं। एक सबसे बड़ा श्रेय जो आपको जाता है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी भी है, कि तिरंगा फहराने का अधिकार आपने दिलवाया। न केवल ये अधिकार आपने दिलवाया बल्कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में सबसे ऊंचा झंडा फहराया जाता है। और जब लोग इस दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस से गुजरते हैं तो वो उस झंडे को सलाम करते हैं और जहन में जरूर आपकी याद आती होगी। लेकिन सर ये राजनीति है और इस राजनीति में आरोप न लगे ऐसा हो नहीं सकता, और वो भी चुनाव के दौर में न लगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक और बड़ा गंभीर आरोप आप पर लगता है विपक्ष के द्वारा, और विपक्ष ये कहता है बड़े ही मुक्त कंठ से कि नवीन जिंदल इंडस्ट्रियलिस्ट तो है ही, साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। और इस बात के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि कुरुक्षेत्र के करीब गांव की पंचायत की जगह पर पिता के नाम पर वो आईटीआई खोलना चाहते थे। गांव वालों ने वहां उनको जमीन नहीं दी। गांव वालों को हैरत तब बहुत ज्यादा हो गई जब आईटीआई खोलने के लिए तो सांसद महोदय पंचायत की जमीन लेना चाहते थे, लेकिन पैसा कमाने के लिए कुरुक्षेत्र में अपनी कंपनी के नाम से उन्होंने एक बड़ा सेक्टर काट दिया। इस आरोप पर क्या जवाब देंगे जिंदल साहब? देखिए, बिल्कुल मैं उद्योगपति हूं और इसमें मुझे बहुत गर्व है कि मैं उद्योगपति हूं। प्रॉपर्टी डीलिंग का ना काम हमारे परिवार में किसी ने किया है, ना ही मैंने किया है। हमारे यहाँ बहुत हमारी कंपनीज हैं, मेरे भाइयों की भी है, चाचा ताऊ के बेटों की भी है, सभी कजन ब्रदर्स की भी है। तो अगर किसी कंपनी ने आकर, अगर कुरुक्षेत्र में अगर आकर के और अगर वहां पर अगर कॉलोनी बनाई है तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है। लोगों से जमीन खरीदी है और काम किया है। और प्रॉपर्टी डीलर जो है कोई चोर नहीं होते जी। प्रॉपर्टी डीलर जो है कोई एक व्यवसाय है लोगों का। तो इसलिए अगर किसी ने कोई डेवलप की है तो वो अच्छी बात है, उसमें कोई किसी का कोई जमीन खरीद करके उसको डेवलप करना है अच्छी तरह से, उससे बहुत विकास होता है। बहुत से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए उसके अंदर जो है बहुत से प्रावधान होते हैं। मतलब कोई लीगली कोई काम करे तो उसमें तो उनको तकलीफ है। कोई अगर इलीगल कॉलोनी बनाए, कोई और किसी के जमीन पे कब्जा करे, तो इस तरह के देखिए ये सब निराधार ये आरोप हैं। और इसमें कोई, और जनता जो है बहुत समझदार है, वो जानती है कि किसने क्या किया है। इस बारे में अब इसके बाद क्या बोलूं मैं जी। जिंदल साहब, हुड्डा सरकार पर, हरियाणा में हुड्डा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगता है। आप खुद सांसद हैं, 2 टर्म आप सांसद रहे हैं, तीसरी बार आप चुनाव मैदान में हैं। इस बात से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि हुड्डा साहब ने वाकई रोहतक का डेवलपमेंट किया और रोहतक के अलावा जो विकास की हवा है वो कहीं और नहीं पहुंची? देखिए, मैं समझता हूं, और ये सब बात जो आंकड़े भी अगर हम चेक करें उससे भी आंकड़े भी ये बात, इस बात का सबूत है कि पूरे हरियाणा के अंदर विकास हुआ है। हरियाणा के गांव-गांव के अंदर विकास हुआ है।
ये जरूर बात है कि 19-21 का फर्क हमेशा होता है जी। हो सकता है कि आज रोहतक का विकास हुआ हो तो कल कुरुक्षेत्र का है, तो परसों जो है हिसार का होगा या फिर झज्जर का होगा या फिर कहीं और का होगा। तो देखिए एक प्रोजेक्ट जो है एक ही बार में हम सब जगह तो नहीं कर सकते। एक एक करके जो है वो कहते हैं एक एक साधे सब सधे, सब साधे सब खोए। तो इसलिए जो है एक एक करके जो है, और साथ में मैं कुरुक्षेत्र के बारे में कह सकता हूँ, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मैं नहीं समझता कि जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को लेके गए हैं, किसी भी चीज के लिए हमने कोई मांग रखी है, तो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका एक सकारात्मक रुख रहा है। हिसार के लिए गए तो हिसार के लिए भी रहा है। तो इसलिए अगर रोहतक का विकास होता है तो बहुत खुशी की बात है। रोहतक के साथ साथ बाकी पूरे हरियाणा का भी मैं समझता हूं कि सभी जगह विकास उसी तरह से हुआ है। जिंदल साहब, आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के लिए कठिन घड़ी है, आपने भी इस बात को स्वीकार किया। कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है उसका असर आपके चुनाव पे कितना रहने वाला है? देखिए हमारे यहाँ पर जो है एक ही गुट है, वो है कांग्रेस पार्टी का गुट, और हम सभी कांग्रेस पार्टी के गुट के लोग जो है एकजुट होकर और हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले आप देखेंगे जो नतीजे आएंगे कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर हम काम कर रहे हैं। कभी कभार इलेक्शनों से पहले कोई वैचारिक मतभेद, जो इतने बड़ा एक कांग्रेस पार्टी कितना बड़ा परिवार है, तो वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। पति पत्नी के बीच में भी, भाई भाई के बीच में भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जी। लेकिन हम एक बहुत बड़ा परिवार हैं और अब जो है हम सब एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। जिंदल साहब, आप बड़े अनुशासन प्रिय और बड़ा फिटनेस पसंद नेता माने जाते हैं। ये फिटनेस और अनुशासन वो भी तब जब आप कई हिस्सों में बटे हुए हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आप एक उद्योगपति हैं, आप एक सांसद हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। ये सब कैसे करते हैं? ये पूरा संयोजन, ये पूरा एडजस्टमेंट किस तरह से होता है और कैसे नवीन जिंदल एक फिटेड नेता के तौर पर हमारे सामने होते हैं?